dear students, welcome to .Go Educators again. Now we are going to start our next unit, which is Unit 8, and its name is System Protection. And in this chapter we will cover some aspects related to the system protection and the protection of system resources and processes, and in which way processes can gain authority in order to have access, or in order to gain access to utilize the different kind of resources. Okay, so let's start right now. अब अगर हम इसमें बात करें what is system protection and what is the meaning of a protection in this terminology of operating system or in the terminology of computer system. Okay, so the processes in an operating system must be protected from one another's activities. Like we have already discussed it in our previous chapters. Like in a computer system there are various processes which perform their operations in order to complete their execution on a successful basis. Okay, so अगर वो एक दूसरे के साथ compete कर भी रही हैं और अपना execution complete कर रही हैं, तो उस वे में क्या होएगा, ये चीज़ का properly track रखा जाएगा कि एक process का execution दूसरी process के execution में कोई भी interference ना करे. So इस process को या इस mechanism को बोला जाता है protection. एक तरह की क्यों प्रोटेक्शन, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज भी होंगे. अगर एक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रही है तो इस चीज़ का ट्रैक रखना ऑपरेटिंग सिस्टम की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दूसरी प्रोसेस के काम में इंटरफेरेंस ना करे या उसकी एक्टिविटीज़ में कोई भी इंटरवेंशन ना हो. सो इस प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए कौन से मैकेनिज्म यूज़ किए जाते हैं. पहली बात तो इस चीज़ की एश्योरिटी प्रॉपर की जाती है कि जो प्रोसेसेस को प्रॉपर अथॉरिटी मिली हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम की साइड से, ओनली दे कैन ऑपरेट ऑन द फाइल्स और मेमोरी सेगमेंट्स और सीपीयू और अदर रिसोर्सेज ऑफ अ सिस्टम. मतलब कि जिन प्रोसेसेस के पास प्रॉपर अथॉरिटी होएगी, जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम की साइड से राइट्स मिले होंगे, सिर्फ यही वही प्रोसेस जो होंगी वो अपने आगे फर्दर जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हैं या फिर उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकती हैं. सो दिस इज़ द बेस ऑफ सिस्टम प्रोटेक्शन. इसको बोला जाता है कि सिस्टम प्रोटेक्शन है क्या. सिस्टम प्रोटेक्शन की जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक लगा के आपको ये डिपिक्शन दी हुई है यहाँ पे कि सिस्टम प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि आपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली एक तरह की लॉकिंग लगा के रखना. लॉकिंग क्यों लगा के रखना, ताकि उनको अनऑथराइज्ड जो यूजर्स हैं वो उसको असेस ना कर पाएँ. सो दिस इज नोन एज द सिस्टम प्रोटेक्शन. Now if we talk about the term protection, what is a protection? Basically protection refers to a mechanism which controls the access of programs and processes. So ये आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इस चीज़ की कंट्रोलिंग रखता है कि प्रोग्राम्स को और प्रोसेसेस को कौन कौन यूज़ कर सकता है. ऐसा नहीं है कि जितने भी यूजर्स होंगे या जितनी भी प्रोसेसेस होंगी सबको अथॉरिटी दे दी कि वो भी इस चीज़ को यूज़ कर सकता है, वो भी इस चीज़ को यूज़ कर सकता है. तो वहाँ पे कोई भी कंट्रोलिज्म नहीं रहेगा, ना ही कहीं वहाँ पे कोई स्केड्यूल रहेगा, ना ही वहाँ पे कोई कंट्रोल रहेगा, ना ही किसी की प्रॉपर अथॉरिटी रहेगी. तो उस सिनेरियो में क्या होएगा कि आपके रिसोर्सेज जो होंगे वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं रह पाएंगे. सो दिस इज़ नोन एज द प्रोटेक्शन. ठीक है, इसको हम सिस्टम प्रोटेक्शन में यूज़ करते हैं. एंड नाउ व्हाट इज़ द नीड और गोल्स ऑफ प्रोटेक्शन. मतलब अगर आपके पास हम लोग प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, हम लोग प्रोटेक्शन को क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, या फिर प्रोटेक्शन के गोल्स क्या हैं. द फर्स्ट वन इज़ टू प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ अनऑथराइज्ड यूजर्स. हमने जिन लोगों के पास, जिन यूजर्स के पास अथॉरिटी नहीं है उनको एलिमिनेट करना है, उनको प्रिवेंट करना है, उनको रिसोर्सेज से दूर रखना है क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिली हुई है उन रिसोर्सेज को यूज़ करने की. एंड द सेकेंड वन इज़ टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी बाय डिटेक्टिंग लेटेंट एरर्स. तो आपने इस चीज़ को, रिलायबिलिटी को और इम्प्रूव करना है ताकि आगे फर्दर एरर्स जो हैं वो अराइज ना हो सके. एरर्स कब अराइज होते हैं, जब मल्टीपल यूजर्स या मल्टीपल एप्लीकेशंस अटेम्प्ट टू असेस द रिसोर्सेज वन बाय वन. ओके, तो वहाँ पे होता है कि वो एक रेस कंडीशन हो जाती है कि वो सारी एप्लीकेशन, सारे यूजर्स क्या बोल रहे हैं कि वो साइमल्टेनियसली या कॉन्करेंटली सारे रिसोर्सेज को यूज़ करें. तो वहाँ पे एरर्स जो है वो अराइज होती हैं. द थर्ड वन इज प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म
फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द पॉलिसीज गवर्निंग रिसोर्सेज यूज। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे एक मैकेनिज्म भी आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि ये बोलेगा कि जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनको कैसे इम्पोज करना है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ताकि रिसोर्सेज का जो यूज़ है उसको हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, सो नाउ वी हैव रीड अबाउट टू टर्म्स, द पॉलिसी एंड मैकेनिज्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Now, what is the difference between policy and mechanism? Policy indicates that what is to be done, कि आपने करना क्या है, and mechanism indicates how something is to be done. मतलब कि पॉलिसी आपको ये बताएगी कि आपने क्या करना है, कौन सा काम करना है। मैकेनिज्म आपको क्या डिफाइन करता है कि उस काम को कैसे करना है, किस वे में करना है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिसी एंड अ मैकेनिज्म। एंड नाउ वी हैव प्रोटेक्शन टर्मिनोलॉजी। मतलब कि प्रोटेक्शन की टर्मिनोलॉजी में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप नॉर्मली स्टडी करते हो। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन, सेकेंड वन इज सब्जेक्ट्स, थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट्स। प्रोटेक्शन वी हैव ऑलरेडी read about it, that mechanism of controlling access to the resources for programs, processes and the users. And the second one is we have the subjects. Subjects इसमें क्या होते हैं? Components. These are the components in a system that can use the resources. कौन से component? Like users, programs और processes. ठीक है, उनको आप कई बार प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हो कि हाँ ये वो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं जो आगे फर्दर आपके रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं कि दीज आर द सब्जेक्ट्स। एंड द थर्ड पॉइंट इज वी हैव द ऑब्जेक्ट्स, द रिसोर्सेज बीइंग यूज्ड। कौन से रिसोर्सेज हैं? ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। सब्जेक्ट्स क्या हैं? वो कंपोनेंट्स जो आगे फर्दर रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। एंड ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? रिसोर्सेज that are being used by the different kinds of subjects, like these are the programs, processes, files, memories, ठीक है, communication channels, devices, databases, which are being assessed by different kinds of components and the subjects. So this is the basic terminology in the protection. Now next topic that we are having in this unit is assess matrix or assess control matrix. नाम से ये उसका assesses क्या होते हैं? आपके rights. So rights की matrix या फिर rights को control करने का matrix. ये matrix आपको ये बताता है कि कौन से subjects like कौन से users का आगे further कौन से objects, कौन से मतलब रिसोर्सेज के ऊपर वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द असेस कंट्रोल मैट्रिक्स। सब्जेक्ट्स, नाउ इन दिस मैट्रिक्स आई हैव गिवन सम यूजर्स ऑन द लेफ्ट साइड। दीज आर यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 एंड आगे फर्दर यूजर M, and these users are known as the subjects in this matrix. And on the upper side we have the objects which are also known as the resources. These are file 1, file 2, file 3 and file N. And in the mid of this matrix, read, write and execute, these are the rights. These are some we can say these are some kind of assesses. Okay, मतलब यहाँ पे कौन से subjects हैं, वो कौन से objects के ऊपर कौन सा operation perform कर सकते हैं। So ये assess control matrix आपको यही define करती है। For example, if we take the user 1 as an example, so user 1 can perform the read operation on the file 1 and the write operation on file 2 and read operation on the file N. So this is the control mechanism कि उन्होंने अपनी तरफ से they have given some privileges to some different kind of users, and जो users हैं वो सिर्फ उन्हीं privileges के accordingly अपना operation perform कर सकते हैं। Like user 1, it can't operate the write operation on the file 1, or it can't operate, user 1 can't operate the read operation on file 2, क्योंकि उसको वहाँ पे प्रिविलेज जो है वो असाइन नहीं हुई है। एंड यूजर 2, इट कैन ओनली ऑपरेट द राइट ऑपरेशन ऑन द फाइल 1 and it can operate only write operation on file 2. It can't operate the read operation on file 1, file 2 or file 3 because it is not given the access by the operating system. So this is known as the access control matrix कि कौन से यूजर्स को कौन सा राइट या कौन सी प्रिविलेज जो है वो असाइन करनी है जिसके अकॉर्डिंगली वो आगे फर्दर रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे या उनको यूटिलाइज कर पाएंगे। सो इस अकॉर्डिंगली इसको कंट्रोल मैकेनिज्म को परफॉर्म किया जाता है।
एंड यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस डायग्राम में। सेस मैट्रिक्स क्या है आपके पास? सिक्योरिटी मॉडल है, किस चीज़ के लिए? प्रोटेक्शन के लिए। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ मैट्रिक्स। हमने ऑलरेडी डायग्राम में देख लिया है कि इसको एक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली आप रिप्रेजेंट करते हो। मैट्रिक्स इज व्हाट? दिस इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एंड द थर्ड पॉइंट इज अ कंसेप्चुअल मॉडल दैट स्पेसिफाइज द राइट्स दैट ईच सब्जेक्ट पोजेसेस फॉर ईच ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास एक तरह का कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो कि आपको ये बताता है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा राइट जो है उसको उनको असाइन हुआ है। एंड फोर्थ पॉइंट आपको क्या डिपिक्ट कर रहा है? सब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन रोज, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट साइड पे रोज के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। सो ये सारी जो चीज़ें हैं एंड ये जितनी भी आपको टर्म्स हैं ये हम इस डायग्राम में पढ़ चुके हैं। Now the next topic is revocation of assess rights. Revocation का मतलब ये होता है किसी चीज़ को किसी पर्सन से या किसी भी सब्जेक्ट से उस अथॉरिटी को कैंसिल कर देना या फिर उस अथॉरिटी को उससे वापस ले लेना। दिस इज नोन एज द रेवोकेशन। इट रेफर्स टू कैंसिलिंग और एन्यूलमेंट ऑफ समथिंग बाय सम अथॉरिटी। ठीक है, जब आप किसी पर्सन से, अगर लेट सपोज कोई लेक्चरर है, उसको प्रॉपरली प्रिविलेजेस हैं कि वो एक क्लास के अंदर अपने अकॉर्डिंगली सारे रूल्स को चेंज कर सकता है या फिर उनको नए रूल्स बना सकता है, तो अगर इमीडिएटली उससे वो राइट्स वापस ले लिए जाएं कि वो अपनी तरफ से कोई ना तो रूल अपडेट कर सकता है ना ही कोई नए रूल्स बना सकता है। सो दिस इज नोन एज द रेवोकेशन ऑफ असेस्ड राइट्स, कि आपने उस लेक्चरर से वो सारी चीज़ों को, आपने राइट्स को वापस ले लिया। So in this topic I have also given an example, like if the library revokes your library card, then you cannot longer take out the library books. तो मतलब अगर आपसे लाइब्रेरी कार्ड जो है वो वापस ले लिया जाता है तो then you will not be able to use the books from that particular library. So this is known as the revocation. ये आपके पास होता है कि रेवोकेशन होती क्या है, जहाँ से आप उन राइट्स को कैंसिल करा सकते हो या फिर उनको वापस ले सकते हो। दिस इज द टर्म रेवोकेशन। Now this is our topic which is related to revocation, and these are some questions which may arise in some circumstances related to revocation. We have 4 points in this topic. The first point is immediate versus delayed. ठीक है, अब immediate versus delayed का मतलब क्या होता है कि जो revocation आप परफॉर्म करवा रहे हो वो क्या immediately परफॉर्म होएगी या फिर वो थोड़े डिले, मतलब थोड़े टाइम के बाद परफॉर्म होएगी। और अगर वो टाइम के बाद परफॉर्म होती है या फिर अगर आप उस रेवोकेशन को डिले करते भी हो तो वो कब तक परफॉर्म होएगी। दिस इज नोन एज द इमीडिएट वर्सेस डिलेड। एंड द सेकेंड पॉइंट वी हैव द सिलेक्टिव वर्सेस जनरल। सिलेक्टिव का और जनरल का मतलब ये होता है कि जब कोई राइट आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड वापस लेते हो तो क्या उस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड सारे यूजर्स अफेक्ट होंगे या फिर उसके साथ रिलेटेड कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो अफेक्ट होएगा। This is known as the selective versus general. And the third one is we have partial versus total. Partial versus total का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से उसके अगर कोई सब्जेक्ट है जिसको राइट्स मिले हुए हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड, तो क्या उस सब्जेक्ट से सारे के सारे राइट्स आप वापस ले रहे हो उस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड, या फिर आप ओनली पार्शियल राइट्स वापस ले रहे हो, या तो कुछ राइट्स वापस लेना या फिर सारे के सारे राइट्स वापस लेना। दिस टर्म इज कॉल्ड पार्शियल वर्सेस टोटल। एंड द फोर्थ पॉइंट दैट वी आर हैविंग इन दिस टॉपिक इज टेम्पररी वर्सेस परमानेंट। मतलब कि आप जो राइट्स वापस ले रहे हो, मतलब कि जो रेवोकेशन परफॉर्म करवा रहे हो, क्या वो टेम्पररी परफॉर्म करवा रहे हो या फिर परमानेंट। मतलब कि जो राइट्स आप किसी सब्जेक्ट से वापस ले रहे हो क्या वो कुछ समय के लिए हैं, क्या वो टेम्पररी हैं, या फिर आप परमानेंटली हमेशा के लिए वो राइट्स वापस ले रहे हो। दिस इज नोन एज द टेम्पररी वर्सेस परमानेंट। Now these are some important terms which are related to the revocation mechanism in operating system. You can read these terms and these points in order to enhance your knowledge related to revocation. These can come
in your exam you can mention these points. Okay, now the second and last जो आपका topic है in this unit, this is the capability based system. तो आपके पास एक capability based system का, the capability as we all know it, this is a kind of ability that someone is having. Okay, in a capability based computer system all access to the objects is done through the capabilities. मतलब कि जो आपके access हैं किसी object के साथ related, जो हम किसी को assign करते हैं, वो किस भी हाथ पे किए जाते हैं किसी person की या किसी subject की capabilities के accordingly. So this is done by means of assessing the objects. तो इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम है या फिर कोई भी प्रोसेस है, उसके पास कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ कैपेबिलिटीज होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली उनको आगे फर्दर असेस जो है या राइट्स जो हैं उनको अलॉट किए जाते हैं या असाइन किए जाते हैं. एंड सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, इफ प्रोग्राम ए होल्ड्स अ कैपेबिलिटी टू टॉक टू अ प्रोग्राम बी देन द टू प्रोग्राम्स कैन ग्रांट कैपेबिलिटीज टू ईच अदर. मतलब कि अगर आपके पास दो प्रोग्राम्स हैं ए एंड बी, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं कॉन्करेंटली, देन इट मीन्स दे आर कैपेबल टू ग्रांट कैपेबिलिटीज टू ईच अदर. वो एक दूसरे को अपने अकॉर्डिंगली कैपेबिलिटीज जो है वो अलॉट कर सकते हैं या ग्रांट कर सकते हैं. And the third and the last point in this topic is, in most capability based systems a program can hold an infinite number of capabilities. मतलब कि आपके पास एक जो प्रोग्राम है कैपेबिलिटी बेस्ड सिस्टम में, उसके पास सबसेट हो सकता है, सबसेट नंबर ऑफ कैपेबिलिटीज हो सकती हैं. सो बट इस सिनेरियो में क्या होएगा, वहाँ पे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है वो स्लो हो सकती है. अगर आपके पास ज़्यादा राइट्स हैं या ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हो रही हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिविलेजेस भी मिल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑपरेशंस भी ज़्यादा परफॉर्म करवाने पड़ सकते हैं. सो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो हो जाती है या ऑपरेशन की जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है. So it was the last topic which was in this unit. It was capability based system. So this was the end of this unit. I hope all the terms have been clearly defined. So thank you so much.